क्यूब शेयर्स हमारा चैप्टर है। और आज जो पूरा पूरा डिस्कशन हम लोग लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे थियोरेटिकल पोर्शन, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी से पूरा का पूरा थ्योरी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको आपकी किताब, अगर आपके पास है तो है, नहीं है तो कोई इशू नहीं पड़ता। मेजर चीजें हमारी इस पे कवर हो जाएंगी। थियोरेटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? नन्हे नन्हे से छोटे छोटे क्वेश्चन से बनते हैं। अगर आपने एक बार उसे गो थ्रू कर रखा है, यू विल बी एबल टू रिकॉल। वरना प्योर गेस लगाएंगे, और गेस क्या हो जाता है, गड़बड़। ध्यान से मेरे साथ साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या दिख रही है नहीं दिख रही ऑनलाइन वाले या बाकी लोग भी। इज इट विजिबल और नॉट? दिख लिया? ये आपकी एनसीईआरटी है, लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड करके मैंने अपने पास रखा हुआ है। एक एक चीज देखनी है इसकी। और एनसीईआरटी पे मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि साथ साथ देखते हुए चलें, क्योंकि जब सीयूटी का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम के बाद 15 दिन का टाइम मिलता है। तब मौका लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि और बहुत सारे एंट्रेंसेस भी होते हैं। अभी से ही अगर एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज थ्योरी लेके चलते चलेंगे, उस समय पे आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोशिश करिए। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर बच्चा अपने हर डोमेन सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन का आपको फर्क न पड़े, एंड यू आर प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की बात जब हम करेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 का जिक्र आएगा। कंपनीज एक्ट 1956 में था। और कंपनी वो होती है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी एक्ट प्रिवेलिंग ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कंपनी सिर्फ वो कंपनी नहीं है जो 2013 में आई। उस कंपनी का क्या हुआ जो 2013 से पहले रजिस्टर हुई हो, वो भी कंपनीज के एक्ट के अंदर आती है। जैसे देखिए, हमने देखा इंडियन पिनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है सीपीसी सीआरपीसी, ये बदल गए हैं। 2023 इंप्लीमेंट हो गया। दोज वर लॉ एस्पिरेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो सब खत्म हो गए, नहीं। पुराने वाले पुराने लॉ के हिसाब से चलेंगे। आप इसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उस पर, तो वो कानून बन गया। उसके बाद जो भी केसेस वगैरह होंगे, दे विल बी डेल्ट इन द लाइट ऑफ आईपीसी 2023 के। ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 था, पहले 1986 का था। जो केसेस 1986 के हिसाब से चल रहे चलते रहते हैं। अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट होगा तो 2013 को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन कोई भी एक्ट नया वाला पुराने एक्ट को रूल आउट नहीं कर पाता है, स्पेसिफिकली जब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात हम करते हैं। तो जो कंपनियां 1956 से पहले बन गई थी, या 1956 से लेकर 2013 के बीच में बनी, वो कंपनियां कवर होती है। उनकी एग्जिस्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आइए देखें जरा। यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 आपके सामने दिख रहा है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताइए। ये मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, बाद में आप लोगों को आसानी। कंपनीज एक्ट का, कंपनी का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर एक्ट ऑफ द कंपनीज। ये बेसिकली क्या आपके लिए है, कंपनी होती है। मतलब कंपनी की सीधी सी डेफिनेशन, और सारी डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन कंपनी से ये डेफिनेशन देता है, वो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। फिर एक बहुत ही बुजुर्ग से अ, फिरंगी चीफ जस्टिस मार्शल हुए। उनकी डेफिनेशन को लोग अक्सर याद करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या करती है, अपने आप में सब कुछ इनकॉर्पोरेट करती है। ये कहते हैं कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एक्सिस्टिंग ओनली इन द लॉज ऑफ, इन द आइज ऑफ लॉ। और सिर्फ लॉ के अंदर क्रिएट करने से ये क्या बन जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। ये फीचर्स की बात कर रहे हैं। इन फीचर्स को हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कशन में लाएंगे। कई बार क्या होता है, आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए। हालांकि बचपन में बिजनेस स्टडीज में आपने अच्छे से इसे पढ़ा था। हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ताकि आपकी अटेंशन की पावर यहाँ बढ़ जाए। थोड़ा और आगे चलते हैं। कंपनी की फीचर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे, एरिया होंगे, उनको मैं अंडरलाइन करता चलूंगा। मेरी आपसे एडवाइस है कि इनसे, अब देख रहे हैं ना, इसमें रैशनलाइज 2023-24 का एडिशन लिखा हुआ है। अब मार्केट में जाएंगे, किताब खरीदेंगे, 19 की मिलेगी, 18 की मिलेगी, 21 की मिलेगी, एंड थिंग्स आर चेंज इन दैट। लेटेस्ट एडिशन लेके चलेंगे। आपका जो पेपर सीयूटी का बन रहा है वो लेटेस्ट वाले में से बनेगा। हालांकि बहुत सारी चीजें जो है, और एनसीईआरटी का जो बनेगा, मतलब सीबीएसई का पेपर है, एनसीईआरटी के लेटेस्ट एडिशन जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो आपका, देखिए आपका ईयर कौन सा एकेडमिक 23-24 है। जो 1 अप्रैल 23 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 24 तक चलेगा। और आपका बोर्ड एग्जाम भी 31 मार्च 24 को खत्म हो जाता है। अगले साल वाले अगले साल एडिशन से एलिजिबल रहेंगे।
आपकी एलिजिबिलिटी लेटेस्ट एडिशन से होती है। तो इन चैप्टर का आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू टू गो थ्रू इन सीएटी टाइम, सीयूटी टाइम। अभी तो क्या होता है कि स्क्रीन बड़ा बड़ा करके देखते हैं, इम्पैक्टफुल नहीं होता। बहुत सारे हमारे पास के एक्सपीरियंसेस हैं, प्रिंट लेके पढ़ेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। फीचर ऑफ कंपनी की बात करें, देखिए आपके सामने यहाँ पर आती है, एक एक करके फीचर लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बोला हमारे पास क्या है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, जरा उसे जानने की कोशिश करते हैं। कैन एनीबडी टेल मी कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, कॉर्पोरेट सेक्टर किसको बोलते हैं? बोलिए ना। प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं होता है। और कॉर्पोरेट क्या, एक मूवी आई थी बिपाशा बासु की कॉर्पोरेट, और प्रियंका चोपड़ा उसमें विलेन के रोल में थी शायद, या पता नहीं कोई थी। कॉर्पोरेट का मतलब, कॉर्पोरेट क्यों है, क्यों कहते हैं ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट सेक्टर क्या, बिजनेस वर्ल्ड तो पार्टनरशिप ही होती है, उसको बिजनेस वर्ल्ड नहीं बोलोगे आप क्या? तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है क्या? आइए जरा समझते हैं इसको। इसका जो आंसर है वो छुपा है बचपन में। बचपन में आपने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा था? याद है किसी को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? वैसे बचपन हर गम से सुहाना होता है, बचपन में पढ़ता कोई नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अरे रुक जा भाई, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। इसके बाद हमने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर हमने बोला यहाँ पर प्राइवेट कंपनी। और फिर बोला हम लोगों ने क्या, पब्लिक कंपनी। ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, बचपन में पढ़ा था आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी अकाउंटिंग आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब जरा समझना, काउंटिंग के अंदर हम बोलते हैं कि बिजनेस एंड इट्स ओनर आर सेपरेट एंटिटीज, बोलते हैं भाई, नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं? मालिक और बिजनेस दोनों क्या है, सेम है। तो वो अकाउंटिंग नहीं, वो मैनेजमेंट की, वो बिजनेस स्टडीज की डेफिनेशन थी। अकाउंटिंग तो साफ साफ कहती है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में करता की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर ज्वाइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेट्स, ये बोलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या होता है जरा समझिएगा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉसेस में जाती है, तो क्या उस लॉस की पूर्ति हम मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी से करेंगे क्या? नहीं करते। तो यहाँ यहाँ देखिए, इनमें जो रूल चलता है वो यहाँ नहीं चलता। प्राइवेट कंपनी में करेंगे क्या, शेयर होल्डर हैं जो उसके, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर बन नहीं सकते ना मेंबर, तो उन शेयर होल्डर से प्राइवेट उन शेयर होल्डर से कंपनी का लॉस रिकवर करेंगे? नहीं रिकवर करेंगे। मान लिया जाए हमारे टायर का दिवालिया निकल जाए, तो क्या उसके लोन की रिकवरी शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी से करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अब जरा समझिए, इनमें से तीनों में से जो कोर बिजनेस में है वो ये और ये होती हैं। ऑपरेटिव सोसाइटी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं भाई, दे ज्वाइंट हैंड टुगेदर, इट इज अ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। बट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए थोड़ी होती है, दे रन कोर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर बोलेंगे, तो उसके अंदर एसेंशियली क्या आ जाती है, ये और ये आ जाती है, क्योंकि असली बिजनेस यही लोग करते हैं। ये तो क्या बना दिया, कोऑपरेटिव स्टोर बना दिया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जाएंगे। नॉर्थ कैंपस जब जाते हैं, वहाँ का एक बड़ा मशहूर कॉलेज है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस में नहीं जाओगे लड़कों, वो लड़कियों का कॉलेज है। ठीक है, और बड़ा खुश हो रहा है लड़का पीछे का, मिरांडा हाउस आई विल गो देयर। नो, बिल्कुल नहीं। मिरांडा हाउस लड़कियों का कॉलेज है, और बहुत अच्छा कॉलेज है। जैसे लेडी श्री राम है साउथ कैंपस में, यहाँ पर मिरांडा हाउस है लड़कियों के कॉलेज में। और उसके सामने बिल्कुल देर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें स्टेशनरी का सामान, मतलब समझ लीजिए रद्दी के भाव मिलता है, अच्छी क्वालिटी की स्टेशनरी बहुत ही सस्ते रेट पे मिलती है। वो क्या करते हैं, चावड़ी बाजार, जो दिल्ली का जो पेपर मर्चेंट जहां पर होते हैं, वहां से सीधा मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, और उनके रिसोर्सेज होते हैं, हर स्टूडेंट की फीस में से
पैसा कटता है जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चला जाता है। आप वहां से सामान खरीदे ना खरीदे, हम जब स्टूडेंट थे सारे के सारे रजिस्टर पेन कॉपी वगैरह सब वहीं से खरीदी, कहीं और से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही सस्ता। मतलब आप एक आईटीसी का रजिस्टर खरीदते हैं मोटे वाला, 100 150 रुपए का मिलता होगा, 25 30 40 रुपीज में आपको वहां मिल जाएगा। तो डीयू में पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं, फीस कम लगती है, लिखने पढ़ने का मटेरियल, बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, रतन टाटा लाइब्रेरी है, बहुत सारी लाइब्रेरी से मेंबर बनिए, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। उससे ज्यादा आसान चीज क्या होती है कि अगर आपको खरीदनी है किताबें तो नई सड़क चली जाए, किताबें रेंट पे मिलती हैं, रेंट पे लीजिए, किताब वापस करिए, पैसा काट के आपको वो वापस दे देंगे, खर्चा ही नहीं है। एनीवे, आ जाते हैं इधर अब। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस है सेल्फ हेल्प, प्रॉफिट कमाना तो उनका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हम बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, वो इन दोनों को बोलेंगे, जो कि एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जिस कंपनी की बात करते हैं वो एक्चुअली इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकल कर आती है। और वो कंपनी कौन सी वाली होती है, जो कंपनी अपने शेयर इशू करती है मार्केट में, जिसके कंपनी की शेयर परचेज होती है। तो एसेंशियली हम इस वाली कंपनी की अकाउंटिंग की बात करते हैं। इस वाली कंपनी की अकाउंटिंग बहुत ज्यादा आसान होती है। इस वाली कंपनी की अकाउंटिंग जो होती है, कंपनीज एक्ट 2013 है, दोनों में चलता है, सेबी की गाइडलाइंस दोनों में चलती हैं, लेकिन मेजोरिटी में उस पर हम फोकस करते हैं। कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसके नाम के साथ लगता है सफिक्स लिमिटेड, उसके नाम के साथ लगता है प्राइवेट लिमिटेड। बाकी ये सब हमारे डिस्कशन से बाहर हो चुके हैं, क्यों हमने बचपन में पढ़े थे। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ इन दोनों का जिक्र करेंगे। आपके पास अभी डेफिनेशन आएंगी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। कंपनी से क्या कहता है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है, जो प्राइवेट नहीं है। लड़का कौन है, जो लड़की नहीं है ना। बुढ़ा कौन, जो बुढ़िया नहीं है। पर मजाक नहीं उड़ाना, एग्जाम में वो लिखना नहीं है अगर कभी आ जाए तो कैसे, हाँ कैसे लिखना बताएंगे ना अभी, आगे चलते हैं। हाँ एनसीईआरटी नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट ही कर रहे हैं हम, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आया बॉडी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट शब्द जो है इसके लिए यूज कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो क्या बोले हम लोगों ने, कंपनी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ एनफोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडिया के अंदर कौन सा लॉ चलता है, कंपनीज लॉ चलता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए इसे बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। कॉर्पोरेट एंटिटी है ये, रजिस्टर्ड है। और कॉर्पोरेट कहाँ से आया, इनकॉर्पोरेटेड शब्द से आया। क्या हुआ भाई, तुम बड़े परेशान से लग रहे हो, मतलब ऐसा लगता है शिव जी की तरह तुमने विष पी लिया है, गर्दन से नीचे नहीं उतर रहा है। बोलो उससे क्या हुआ, तो आगे आ जाओ इधर। ठीक है, अरे सारे चला रखे हैं। सर्दी गर्मी तो बेटा मन का खेल है, मान के चलो अंटार्कटिका में बैठो, कंबल की जरूरत पड़ेगी। आइए, तो चलाओ ना इसको, क्यों नहीं चलाया। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। आइए, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर से अलग एक लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी आपके पास क्या आ गया, एक अलग से फीचर आ गई है उसकी। और ये कंपनी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा कर सकता है, मुकदमा मतलब लॉ सूट है, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटीज की है। और ये लीगल एंटिटी कब आती है, व्हेन इट इज इनकॉर्पोरेटेड, व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनी का, कंपनी कंपनी नहीं है, वो तो मजाक है, फेक कंपनी है वो तो। आइए जरा समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी टर्म बार बार आपके लिए इस्तेमाल होगी, जरा मैं समझाऊं वो होता क्या है। अच्छा, एक चीज मोटा मोटा अपने दिमाग में बैठा लेना, जो भी अकाउंटिंग हम लोग यहाँ करेंगे, वो अकाउंटिंग आज से 40 ईयर 50 ईयर पुरानी अकाउंटिंग है। उस अकाउंटिंग में क्या होता था, एक शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, वो होती थी 10 रुपया, 10 रुपीज। आज से नहीं है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो आईपीओ लेके आई थी टिस्को थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को। 1921-22 के करीब में आईपीओ लेके आई थी, 10 रुपए का एक शेयर था। तब जब किसी व्यक्ति की पेंशन जो होती थी 5 रुपया हुआ करती थी, पेंशन। माय ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज इन ब्रिटिश आर्मी, 1895 में ही गॉट रिटायर्ड। उनकी पेंशन हुआ करती थी 5 रुपया, 1895 में। एंड ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज। ठीक है, तो समझ लीजिए 10 रुपए का एक शेयर तब भी होता था, 10 रुपए का फेस वैल्यू आज भी है।
तो शेयर मार्केट इसलिए आम आदमी की चीज से बहुत दूर थी। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति 10 रुपए सैलरी कमाता है और 10 रुपए का एक शेयर तो कैसे खरीदेगा। तो कंपनीज क्या करती थी, शेयर्स को टुकड़े टुकड़े करके बुलाती थी कि भाई चलो, एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए दे देना, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए दे देना, फर्स्ट कॉल के साथ 1 रुपए दे देना, सेकंड कॉल के साथ 2 रुपए दे देना, बाकी फाइनल कॉल में दे देना। मतलब दे यूज टू कॉल मनी इन पार्ट्स। उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं, फर्स्ट कॉल बोलते हैं, सेकंड कॉल बोलते हैं, फाइनल कॉल बोलते हैं। जिन्होंने कंपनी से थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा उनको ध्यान आ रहा होगा। ये होता था। आज क्या होता है, आईपीओ होता है, सारा का सारा पैसा एक साथ मंगवा लेते हैं। लेकिन हम इस अकाउंटिंग को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वही पुरानी वाली अकाउंटिंग। और वो हमारी मजबूरी है, क्वेश्चन उस पर फ्रेम होके आते हैं। ठीक है। आई आस्क्ड when we were developing this textile material in NCERT, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मैंने उनसे पूछा, जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग चलती ही नहीं है। मैंने पूछा सर जब ये चलता नहीं है तो क्यों कर रहे हैं। कह रहे देख बेटा, जब तक कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 1956 था तब की बात है, 2004 की बात मैं कर रहा हूँ। जब तक कंपनीज एक्ट 1956 में प्रोविजन है कि कंपनी अपने शेयर की मनी को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में मंगा सकती है, तब तक आपको यही अकाउंटिंग पढ़नी है। जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन हट जाएगा। आई कैन गिव एन एग्जांपल। कंपनी अपने शेयर इशू करती है पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती अब। लेकिन 2013 से पहले डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते थे शेयर। तो शेयर इशू डिस्काउंट का ट्रीटमेंट चलता था। अब शेयर इशू डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं चलता, वो बुक से घट ही गया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट था, अब नहीं है वो। तो कानून से हट जाएगा तो नहीं रहेगा। लेकिन लॉ के अंदर ये प्रोविजन है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि किसी कंपनी के शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, आपने 1000 शेयर उस कंपनी के खरीदे। ठीक है। कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज मंगवा लिया, अलॉटमेंट पर कितना मंगवा लिया, 3 रुपीज मंगवा लिया। बाकी पैसा कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं करा है। ठीक है। पर आपने शेयर सब्सक्राइब कर दिए, शेयर अलॉट भी हो गए अब आपको। अब मुझे बताइए, इस कंपनी का 5 करके आपको कितना पैसा भी देना बनता है, 5000 देना बनता है, ये तो देना बनता है। सो कंपनी जो होती है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, एक कंपनी के अंदर किसी शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी वो होती है विच इज विद रिस्पेक्ट टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब। अगर हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और वो भी लायबिलिटी कहाँ तक होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, यहाँ तक होती है। मतलब अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे और पूरा का पूरा 10,000 वापस कर दे दिया कंपनी को, तो आपको एक पैसे की लायबिलिटी नहीं झेलनी पड़ेगी। कंपनी प्रॉफिट में जाए, कंपनी लॉस, प्रॉफिट में जाएगा तो डिविडेंड मिलेगा आपको। लेकिन अगर लॉस में आएगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, बस इतना ही होता है। ये नहीं कि लॉस आपके घर से रिकवर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये है लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। याद है, पढ़ा था रेजोल्यूशन में, पढ़ा था ना कि पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो सकती है, यहाँ नहीं होती। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी की एक फीचर क्या है कि यहाँ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट, टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपने बाकी का बचाव 5,000 रुपए भी दे दिया तो आपकी कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपसे कुछ रिकवर नहीं होगा। और अगर कंपनी लॉस में जाएगी और आपको ये पैसा देना, तो कंपनी आपसे बोलेगी हमारा 5,000 दो बस। इतनी लायबिलिटी आपकी, इससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। अंडरस्टैंड। ठीक है। ऑनलाइन इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। आगे बढ़े जरा। क्या लिखा है देखिए, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जो भी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है उस तक उनकी लायबिलिटी, उसके अलावा उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है, लिमिटेड बाय शेयर है। हाउएवर, एक लाइन आगे बोल रहा है, जरा देखिए अब वो क्या बोलने वाला है, पहले उसे समझिए। एक एग्जांपल है, किसी ने सुब्रत राय सहारा का नाम सुना है। सुब्रत राय सहारा, सहारा के मालिक है, तिहाड़ जेल में बैठे हैं आज की डेट में। और जिंदगी का आयरनी देखिए, लोग तिहाड़ जेल क्यों जाते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा लूट जाते हैं। ये बेचारा तिहाड़ जेल इसलिए जा रखा है कि ये लोगों का पैसा करना चाहता है वापस, लेकिन लोग नहीं मिल रहे वापस करने के लिए। कितनी हैरानी की बात है। इसने क्या किया, पॉन्जी स्कीम्स चलाई, लोगों से पैसा लिया, लिया पैसा, और पैसा रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं लिया, पर्ची पर्ची की फॉर्म में ले लिया। शिकायत लगा दी किसी ने, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, उन्हें पैसा लिया, लिया, मेरी स्कीम बंद हो गई है, हो गई है, अब पैसा वापस कर। अब लोग ही ना मिले, लिस्ट तो थी नहीं।
22 से 25 हजार करोड़ रुपया इसे जनता को वापस करना है, ही इज रेडी टू पे ऑफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना, लिस्ट के हिसाब से पे करेगा, ऐसे नहीं कि मैंने पे कर दिया। तू बता हमें तूने किसको कितना पैसा वापस करा। अब लिस्ट तो है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, जेल में बैठे रहे। अब इन्होंने क्या करा, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि सहारा इंडिया ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, ये जो लोग थे जिनका पैसे लेते वापस कर रहे हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी है जिंदगी की, ये भाई पैसा वापस करना चाहता है दुनिया का, सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहे जेल में। पहले बता किसका वापस करना है तूने, कि ही इज वेरी स्टर्न, मतलब फर्म था कि नहीं मैंने कोई घोटाला नहीं करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला नहीं करा तो बता तूने किससे पैसा लिया, लिस्ट है ही नहीं इसके पास। और वापस करेगा तो किसे करेगा, पैसा भरपूर है, ब्लॉक कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, वापस नहीं कर पा रहा। जिस दिन वापस कर देगा पैसा उस दिन रिलीज हो जाएगा। तो सुब्रत रॉय सारा का काम करने का तरीका क्या था कि ये अमिताभ बच्चन हो गए, कपिल देव हो गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो गए, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, इनको अपने कंपनी की मीटिंग में बुलाया करता था। इससे लोगों में इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यार इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार पॉलिटिशियन इसके यहाँ आते हैं। ठीक है, जरा समझिए, मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ, एम एस आर लिमिटेड। एक, मैं कैसे शब्द यूज करूं, मतलब एक डॉग तक मेरी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा। हिंदी में समझ लो क्या बोलना चाहता हूँ। क्यों भाई, कौन जानता है मुझे, नोएडा के दूर दराज के इलाके में एक बेसमेंट में छोटी सी कोचिंग चलाने वाला बंदा नहीं जानता कोई मुझे। लेकिन अगर मेरी कंपनी के फेवर में महेंद्र सिंह धोनी आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इन मिस्टर राणा की कंपनी में अगर कुछ फॉल्ट वॉल्ट होता है, 50 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कपिल देव, कपिल बाजी आ जाते हैं, ठीक है, सनी भाई आ जाते हैं, गदर वाले, गदर टू वाले, कहते 200 करोड़ मेरी गारंटी है। तो बहुत नोन लोग आके मेरी कंपनी में गारंटी देते हैं कि ठीक है इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करिए, होगा तो मैं, हम 200 देंगे, हम 500, ऐसे करते करते मुझे 2000 करोड़ की गारंटी मिल गई। नाउ माई आईपीओ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तो जरा समझिए, अब अगर फ्यूचर में मेरी कंपनी डूबती है तो क्या होगा, बाकी शेयर होल्डर को तो कुछ नहीं होगा, पैसे की रिकवरी किससे होनी है, धोनी भाई साहब से। कितना रिकवर करेंगे उनसे, 20 करोड़। गदर वाले सनी भाई साहब से कितना रिकवर करेंगे, 200 करोड़। समझ रहे, इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो जो दूसरा पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो इसी कंटेक्स्ट में, जरा देखिए क्या कहते हैं उसके बारे में। देखिए लाइन क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ company is limited by guarantee, ये क्या, company is limited by guarantee, liability of its member is limited to the extent of guarantee given by them in the event of company being wound up। तो लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या हुआ कि, और ऑर्डिनरी कंपनी है, जितने आपने पैसे अनपेड थे उतना देना है और आपकी लाइबिलिटी खत्म। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है, कंपनी को बनाते समय जो गारंटी आपने दी थी, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अगर कंपनी वाउंड ऑफ होती है आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, दिक्कत ही नहीं है कुछ। तो तीसरा फीचर क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें दो चीजें डिस्कस करी हमने, लिमिटेड बाय गारंटी एंड व्हाट, लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है, और लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जो आपने गारंटी किया था कंपनी बनाते समय कि भाई मैं दूंगा, उसको आप पे करेंगे। बोलिए। नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि कंपनी की स्टार्ट, मेरी कंपनी की स्टार्टिंग हो रही है और 20 लोगों ने 10 10 करोड़ की गारंटी दे दी, 200 करोड़ की गारंटी। ठीक है जी, बाकी जो शेयर होल्डर हैं वो थोड़ी गारंटी दे रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, तो उनकी लाइबिलिटी तो क्या हुई, लिमिटेड ही रहेगी ना। जो 10 लोग हैं या 20 लोग हैं उनकी लाइबिलिटी है ना, टू द अमाउंट दे गारंटी। शेयर तो जितने भाई देखिए, एक व्यक्ति मेरी कंपनी में गारंटी दे रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेजोरिटी शेयर स्टेक होल्डिंग उसके पास रहेगी। ठीक है, तो डिविडेंड भी उनको इसी हिसाब से मिलेगा, बेनिफिट भी इसी हिसाब से मिलेंगे उनको। आगे चलते हैं, चलिए एक और देखते हैं। इंडियन माइथोलॉजी में एक राक्षस हुए रक्तासुर, नाम सुना है किसी ने, रक्तासुर, रक्तासुर। हाँ, मैं बताता हूँ, हाँ क्या होता था वो, उनकी मुंडी जब कटती थी, उनकी बूंदें गिरती थी, वहां से एक नया राक्षस खड़ा हो जाता था। बड़ी परेशानी, देवता असुर संग्राम में एक बहुत बड़ी परेशानी बन के खड़े हो गए वो।
कि भाई जहां उनकी बूंदे गिरी, जैसे मान लो हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई में मारकाट मची, उनकी बूंदे गिरी जमीन पे, तो वो बंदा क्या हो जाता था, जितनी बूंदे गिरती थी उतने राक्षस खड़े हो जाते थे। देवता बेचारे हलकान, परेशान मार मार के उनको। ठीक है। ऐसे में एक देवी सामने आई, माँ काली। उन्होंने क्या करा, उनके खून की बूंदे गिरने से पहले हड़प लिया उसको। रक्तासुर बेचारा, एक बूंद खून की जमीन में गिरा ना, और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो गई, उसका निपटारा कर दिया। यहाँ शब्द हमारे पास आता है, टर्म परपीचुअल सक्सेशन, न मरने वाला व्यक्ति। ठीक है। इसमें ऐसे करो, वाह, ऐसे 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 थे ना। हाँ, रोहित शर्मा के शेर में करता था ना, वो ताली बजाता था ऐसे, कीकू। एनीवे, तो हम परपीचुअल सक्सेशन किसे बोलते हैं, सक्सेशन किसे बोलते हैं? कंपनी में अगर उसके उसके एक शेयर होल्डर को छोड़ के सारे शेयर होल्डर मर जाएं, तो भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। अगर सारे के सारे शेयर होल्डर मर जाए, तब हम बोल सकते हैं कंपनी क्या हो गई, खत्म हो गई। एक शेयर होल्डर मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे उसके सक्सेसर को और काम चलेगा। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनर गया, दूसरा आएगा नहीं आएगा, पुरानों की मर्जी है, वहां परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। कंपनी में एक फीचर क्या है कि यहाँ पर क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। किसी व्यक्ति के मरने से, लूनेटिक होने से, पागल होने से क्या कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। होल्ड करना, आइए देखें जरा। हमने पढ़ा था ना लूनेटिक किसे कहते हैं पार्टनरशिप में। हाँ, वो वाला। नहीं नहीं, वो रिवाइज नहीं कर रहे हम लोग, लूनेटिक थोड़ी रिवाइज करेंगे। देखिए, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इट्स मेंबरशिप। मेंबरशिप बदल जाए, शेयर को दूसरा खरीद ले, तीसरा खरीद ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जी, कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ। कानून उसको बंद कर सकता है। पार्टनर डिसाइड करें, सारे मेंबर, सारे शेयर होल्डर डिसाइड करें कि भाई चलो, मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है, 99,999 शेयर होल्डर कहते हैं कि बंद करो, एक कहता है नहीं होनी तो नहीं होगी। जब तक, और क्या, परपीचुअल सक्सेशन है भाई। रक्तासुर है, नहीं जाएगा, टिका रहेगा, और झुकेगा भी नहीं। नहीं, वो प्रोविजन बहुत डिटेल में कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, द डेथ और इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इन नो वे अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। उसको कहीं कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। मेंबर मर जाए, लूनेटिक हो जाए, पागल हो जाए, गायब हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का बिजनेस चलेगा। क्योंकि किसी के लूनेटिक होने से, इंसॉल्वेंट होने से उसकी लायबिलिटी में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कंपनी को अपनी लायबिलिटी भुगतनी है। पार्टनरशिप में फर्क पड़ जाता था, इंसॉल्वेंट हो गए, ऑल बट ऑल पार्टनर्स बट वन, अगर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या हो जाता था, एसेंशियली क्या हो जाती कंपनी, डिसॉल्व, सॉरी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी ना। यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को ध्यान होगा, आपने बहुत मेहनत करके क्लास 10th का सर्टिफिकेट क्या किया था, अचीव किया था, होता ना, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। देखा कभी 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपने? और उस सर्टिफिकेट के बैक साइड में क्या लिखा रहता है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल की, आपके स्कूल की सील, और उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर फिक्स होते हैं। क्या उस सर्टिफिकेट के पीछे अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल की स्टैंप ना हो और सिग्नेचर ना हो, तो डॉक्यूमेंट वैलिड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और आपने देखा होगा, आपके प्रिंसिपल के ग्रीन कलर के सिग्नेचर होते हैं उसमें। और जब आपने देखा था क्लास 10th का एडमिट कार्ड था, उसमें भी आपके प्रिंसिपल के ग्रीन कलर के सिग्नेचर थे, या उसकी फैसिमिल थी। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, क्या साइन होगा कंपनी का, कैसे मानेंगे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है? ठीक है। कंपनी की सील होती है, कॉमन सील होती है। जैसे मान लिया जाए, आपने किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी, एक एफआईआर दर्ज करवाई, आपको बंदे ने क्या कर दिया, एक कागज पे प्रिंट निकाल के दे दिया, पर एसएचओ ने सिर्फ साइन कर दिया, दैट एफआईआर विल नॉट होल्ड ट्रू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या चाहिए उसमें, उस पुलिस स्टेशन की स्टैंप भी लगनी चाहिए उस पर। और वो पुलिस स्टेशन की स्टैंप पता कैसी होती है, राउंड, बीच में अशोक सिंबल बना रहता है, और लिखा रहता है पुलिस स्टेशन सेक्टर 39, पुलिस स्टेशन सेक्टर 20, पुलिस स्टेशन मुनीर का, ऐसे लिखा रहता है। हर पुलिस स्टेशन की इंडिया के अंदर सेम तरह का पैटर्न होता है, एक राउंड स्टैंप जिसमें अशोक सिंबल बना रहता है, और उसके बीच में लाइन में लिखा रहता है, क्या गोल करके, पुलिस स्टेशन इंदरपुरी, पुलिस स्टेशन तिलक नगर, ऐसा लिखा रहता है। जब तक वो स्टैंप नहीं लगती है, तब तक वो एफआईआर की कोई डॉक्यूमेंट्री वैलिडिटी नहीं है। तो बेटा, जिस पुलिस स्टेशन आपके इलाके में पड़ता है उसकी स्टैंप लगेगी।
क्या कह रहे हो? कैसी बात कर रहा है भाई? ये एक स्टैम्प पे गोल ऐसी होती है ऐसे, यहाँ अशोक सिंबल बना हुआ है, यहाँ लिखा है पुलिस स्टेशन तिलक नगर, तो तिलक नगर की चली गई वो। यहाँ लिखा है पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली चला गया। या पुलिस स्टेशन करोल बाग। अलग अलग, हर थाने की अलग अलग स्टैम्प होती है। हर पुलिस स्टेशन की अलग स्टैम्प होती है भाई। और एक ही स्टैम्प होती है, वो ऐसा नहीं होता कि उसको घुमाए फिरते रहते हैं। वो पुलिस स्टेशन, वो जो स्टैम्प होती है वो किसी एक रिस्पॉन्सिबल हेड कांस्टेबल के पास होती है। इसका काम होता है पुलिस रिपोर्ट लिखना, स्टैम्प लगाना। वो स्टैम्प गुम हो गई, नौकरी से निकाला जा सकता है उसको। कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो, उस पुलिस स्टेशन की एग्जिस्टेंस है वो, पे ऑन पेपर। ऐसे ही कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स की कंपनी होगी, गोल 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 स्टैम्प होती है, जिस पे लगाया जाता है। डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर लिखा रहता है बीच में, या एमडी लिखा रहता है बीच में, और वहां साइन होता है, तब जाके सारे डॉक्यूमेंट इश्यू होते हैं। वो कंपनी की कॉमन सील होती है, इट्स एन एसेंशियल फीचर। कॉमन सील नहीं है तो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर एविडेंस के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। कॉमन सील के बिना वो डॉक्यूमेंट फेक कागज का टुकड़ा है। आगे चलें थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं। सो कॉमन सील इज ओके विद एवरीबॉडी। कॉमन सील, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन तो कर नहीं सकती। इसीलिए क्या होता है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील विच एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर्स ऑफ द कंपनी। जिस डॉक्यूमेंट पर वो सील नहीं लगी है, वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड कराएगा, फेक कहलाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जरा एक बात समझना, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये बचपन में पढ़ा था। पब्लिक कंपनी जो होती है वहां शेयर ट्रांसफर करे जाते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, और इसीलिए शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बनते हैं। तो एक कंपनी की फीचर, ब्रॉडर फीचर लेके चल रहे हैं, क्या है कि इसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पॉसिबल है। किस केस में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। हाउएवर, परमिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड होती है, नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मे सू और टू बी सू, कंपनी क्या होती है, वो उस पर कोई मुकदमा कर सकता है, और वो किसी और पे भी क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। ये सारी की सारी फीचर्स क्या है आपकी कंपनी की फीचर्स थी, जिन पर हमने डिस्कशन किया। थोड़ा आगे चलते हैं, अब कंपनी के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी इसीलिए लेके चल रहे हैं, सीयूटी, सीबीएसई, इवन सिविल सर्विसेज इसके आंसर्स को मोर ऑथेंटिक माना जाता है। चलिए देखें, आइए कंपनी की टाइप देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी शब्द यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी की तीन कैटेगरीज हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, अभी बताया था लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी है जो ऑर्डिनरी होती है, जिसमें एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहां तक है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक है बस। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी डूबे बर्बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इफ मेंबर हैज पेड फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स, देन देयर इज नो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं होती है। और कंपनी के डेट को पे करने में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी। इसे कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी टाइप देखें जरा, आगे बढ़ते हैं। दूसरी है कंपनी क्या, लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ क्या होता है, यहाँ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंड अप। वही मैंने कहा था कि मेरी कंपनी में लोगों ने बोल दिया कि हम इतना गारंटी कर रहे हैं, ये लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि अगर आपने जो गारंटी ली है, वो गारंटी कब एग्जीक्यूट होगी, जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, उससे पहले कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, और एक होती है क्या, अनलिमिटेड कंपनीज, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी है। लाइबिलिटी शब्द यहाँ से हट चुका है, हटा रखा है, गलती से हट गया है। अनलिमिटेड कंपनीज नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती है। यहाँ क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे आपका पार्टनरशिप है, यहाँ मेंबर्स की लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी नुकसान में जाएगी तो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी यूटिलाइज की जाएगी उनकी लोन को पे करने के लिए। बोलिए भाई, कानून के अंदर ये प्रोविजन है, हिंदुस्तान में नहीं चलता है। एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिए, लिखा है, वहां पर भी लिखा है। इस तरह की कंपनियां इंडिया के अंदर ट्रेंड में नहीं चलती। ये फिरंगी लोग चलाते हैं इस तरह की कंपनियां। कौन? यूरोप अमेरिका, वहां इस तरफ का मॉडल चलता है, हमारे देश में नहीं। हमारे देश में ये नहीं है।
बेटा अब मैं बोलूँ ना, अकाउंटिंग पढ़ते समय इमोशनल नहीं होते हैं। अब कानून में बोल दिया तो मैं क्या करूं बताओ। एक प्रोविजन दे रखा है, ठीक है, देखें जरा। When there is no limit on the liability of its members, company is called unlimited company। ठीक है। जब कंपनी की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है उसके डेट को पूरा करने के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर दी जाएगी, क्या करने के लिए, कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। और सुनो, सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आप लायबिलिटी के बेस पर कितने तरह की कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी कंपनी गारंटीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से कंपनी तीन तरह से बांटी गई है। ये आपने बचपन में पढ़ा था, कौन सा वाला, जो बिजनेस स्टडीज की किताब में आपने बचपन में पढ़ा था। एक है कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। कंपनी दैट क्या कहता है, पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कोई लिखता है। तो अभी हमें जानना जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है, विच रेस्ट्रिक्ट्स इट्स राइट टू मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर। यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन है, इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, पहली फीचर। लिस्टेड नहीं होते हैं ना, बिल्कुल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं मार्केट। वो तो पर्सनल बेस पे इनवाइट करते हैं। जैसे मान लिया अनन्या पांडे ने कंपनी खोली, अनन्या चतुर्वेदी को, बाकी सारे लोगों को उनको बोला कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, और 200 मेंबर तक लेके चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। आगे बढ़े जरा। प्राइवेट कंपनी मस्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 2% एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन। मतलब मिनिमम दो लोगों से कंपनी शुरू हो सकती है, तो पार्टनरशिप भी शुरू हो सकती है, मिनिमम दो लोगों से ये कंपनी शुरू हो सकती है। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज। कई बार हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को खुश होकर क्या कर देते हैं, फेयर वेयर दे देते हैं, उनको उनको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है। तो ये कंपनीज जो है ये क्या कहलाती है आपकी, प्राइवेट, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ये सब फीचर रिस्ट्रिक्शन अगर हट जाएंगे तो वो कंपनी क्या कहलाती है आपकी, पब्लिक कंपनी कहलाती है। अब जरा समझिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरे ख्याल से सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट से जो कंपनसेशन के रूप में पैसा लिया था, वो शायद शायद 1200 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया था, जिसमें से उसकी जो सैलरी थी वो 600 करोड़ की थी। और बाकी सारे उसको क्या मिले थे, शेयर होल्डिंग मिली थी। क्या मिली थी, शेयर होल्डिंग मिली थी। बेटा पुरानी शेयर होल्डिंग में डिविडेंड मिलता है, और इंसेंटिव बोनस के रूप में शेयर होल्डिंग देते हैं, नए शेयर देते हैं। ठीक है। उसका कुल मिलाकर हिसाब किताब बन गया था, वो 1200 या 1600 करोड़ के हिसाब से उसका हिसाब बन गया था उस तरफ। गॉट इट। तो चलिए देखें जरा। अब क्या है कि पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेशन ही नहीं ना शेयर होल्डर के मेंबर्स की, कोई लिमिटेशन है तो नहीं। तो वहां तुम शेयर अपने एम्प्लॉयज को, अब जैसे इंडियन ऑयल है, अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो आपको 1000 2000 शेयर दे देते हैं, 10 साल पूरे कर दिए तो और देते हैं, इस तरह से देते हैं। और एक कंपनी कैन इजीली डू दैट। तो आगे बढ़े थोड़ा सा। अब हम एक और कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं जिस पर बहुत आराम से वन मार्कर आने के चांसेस होते हैं, और पिछले सालों से आया नहीं है, तो ये वन मार्कर आने के बहुत बहुत चांसेस है सीबीएसई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इस पर। आइए पढ़ते हैं 1% कंपनी। अच्छा, इसको मैं पढ़ाने से पहले आपको एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहूंगा जो हमेशा देता हूँ। क्लासिक है, क्लासिक, मतलब तुम शायद पैदा भी नहीं होते तब का एग्जाम्पल है वो। सुनिए, कोई जानता है अरशद वारसी को, मुन्ना भाई सर्किट। हाँ, अरशद वारसी। अरशद वारसी ने जो अपनी फिल्म की जीवन की शुरुआत करी थी, एक फिल्म था उसका नाम था तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने से शुरुआत करी थी, और उसके साथ उसके को एक्टर थे चंद्रचूड़ सिंह। चंद्रचूड़ सिंह, चंद्रचूड़ सिंह कौन थे, एक फिल्म आई थी गुलजार की माचिस, जिसमें बंदा गाना गाता चप्पा चप्पा चरखा चले, वो दाढ़ी वाला बंदा जो नाच रहा होता है ना, वो चंद्रचूड़ सिंह होता है। ठीक है। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड देयर करियर। अरशद वारसी थोड़ा ज्यादा चल गया, चंद्रचूड़ सिंह अब रिटायर हो चुका है। एक ओटीटी सीरीज सीरियल में आया था किसी में, जिसमें सुष्मिता सेन भी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन था वो, उसमें थी। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये कंपनी जो प्रोड्यूस करी थी, फाइनेंस करी थी, वो करी थी अमिताभ बच्चन जी ने, और तब से उनका बैंड बजना शुरू हो गया। ठीक है। उन्होंने फाइनेंस करी थी, प्रोड्यूस करी थी, और उन्होंने एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। वो थी 1% कंपनी का एक क्लासिक एग्जाम्पल इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बहुत पहले। ठीक है, एबीसीएल लिमिटेड।
उसके बाद उन्होंने 3-4 फिल्में और बनाई, उनका रोम रोम कर्ज में डूब गया। पर ऐसे, हाँ डूब गया, बहुत बुरे दिन देखे अमिताभ बच्चन ने। ऐसे में उनकी हेल्प करने के लिए आए स्वर्गीय श्री अमर सिंह। उन्होंने अमिताभ बच्चन की हेल्प करी, और फिर काफी 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद अमिताभ बच्चन गॉट वन लेजेंडरी सीरियल, कौन बनेगा करोड़पति। और उसके बाद उनकी गाड़ी फिर से पटरी पे आई, वरना उनके बंगले, उनकी गाड़ियां वाड़ियां सब लोग गिरवी हो गई थी, मॉर्टगेज हो गई थी। बाद में उन्होंने अपनी एबीसीएल लिमिटेड को किनारे रखा, कौन बनेगा करोड़पति में क्विज मास्टर बन गए, और जिंदगी आगे बढ़ाई। एबीसीएल लिमिटेड, वही एबीसीएल लिमिटेड, वही 1% कंपनी जिसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और जरा समझिए, अब सोचिए कि ये 1% कंपनी की जरूरत क्यों पड़ती है, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बट फॉर योर नॉलेज यू मस्ट नो। आप मुझे बताइए, सरकार जितनी भी बेनिफिट स्कीम लाती है, वो सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बताया था, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होती है, या पार्टनरशिप के लिए होती है, या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में डाल देंगे तो बोल देंगे भैया ये तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो गया, सोल प्रोवाइडर तो, वो दुकान वाला तो कहीं आता ही नहीं है। किसको जाता है? कॉर्पोरेट को जाता है ना। तो मेक इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट सब्सिडीज एंड कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, सरकार ने एक प्रोविजन चलाया कि भाई आप क्या करिए, 1% कंपनी बनाइए, और 1% कंपनी का मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट है आप। तो जो बेनिफिट हैं वो किसको पास ऑन हो जाएंगे? उन इंडिविजुअल्स को भी पास हो जाएंगे 1%। हाँ तो मत करो ना तुम बनाओ 1% कंपनी, कौन रोकता है तुम? सरकार ने बनाई इसीलिए। पर क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, हमें पता ही नहीं हमारे फेवर में कौन सी स्कीम चल रही है, नहीं बनाते। बहुत बेनिफिशियल है सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा 1%। बेनिफिट मिलेंगे कंपनी के, टैक्स लाइबिलिटी होगी सोल प्रोप्राइटर की, क्यों नहीं बनाते? बनाओ। और जब ग्रो कर जाओगे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ, और ग्रो कर जाओ, पब्लिक अपना अपना शेयर निकालो मार्केट में, लिस्टिंग कराओ अपनी कंपनी की। सरकार तो दे रही है ना अपॉर्चुनिटीज आपको, बट वी आर नॉट अवेयर। तो चलिए आगे देखते हैं जरा। आइए देखें जरा, एक मजेदार क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। अच्छा सुनो, ये जो कंपनीज है 1% कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती है। उसके अंदर एक प्रोविजन है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ चलता है। कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, इसके अंदर बनती है ये। रूल 3 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कौन, क्या कंडीशन है, कौन बन सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग इंडियन सिटीजन इज अ रेजिडेंट और रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म 1% कंपनी। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, 15 अगस्त 2023 से पहले अक्षय कुमार 1% कंपनी नहीं फॉर्म कर सकता था। तुमने सुन लिया था पीछे ना? हाँ। हाँ, 15 अगस्त 2023 से पहले छह भाई साहब जो है, हमारे खिलाड़ी भाई साहब, वो 1% कंपनी इंडिया में नहीं बना सकते थे, क्योंकि ही वॉज नॉट इंडियन सिटीजन, ही वॉज कैनेडियन सिटीजन। देशभक्ति देशभक्ति देश, हाँ अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन थे। अब उन्होंने क्या करा, 15 अगस्त को ट्विटर में फाइनली इंडियन बाय पास, मतलब इंडियन पासपोर्ट सिटीजन, एक्स पे, अब मतलब मैं ट्विटर पे नहीं बोलूंगा, एक्स पे उन्होंने फ्लॉन्ट किया। बहुत ट्रोल होते करते थे उनको, बहुत ज्यादा ट्रोल करते थे। और पता क्यों बने थे? हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजन नहीं है, या तो आप इंडियन बनेंगे या एनआरआई बनेंगे। तो और एनआरआई को टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा है, तो कनाडा से, कनाडा की सिटीजनशिप ली, भरपूर टैक्स बचाया उसने। हाँ, बे- बेटा एनआरआई को इतनी कंसेशन है, उतना इंडियन इंडिविजुअल्स को नहीं है। चलिए, उनकी देशभक्ति में क्वेश्चन मार्क लगता था, फाइनली उसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। आगे बढ़ते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाना कि 2023 से पहले 1% कंपनी अक्षय कुमार क्यों नहीं बना सकता था? क्योंकि ही वॉज नॉट अ नेचुरल नेचुरल इंडियन सिटीजन। आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं। कोई बोले कि एक कंपनी 1% कंपनी बना, नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, नेचुरल पर्सन बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, देखो जरा समझना, बैंकिंग कंपनी सब जानते हैं, कल सुन रहे होंगे बैंकिंग कंपनी क्या, नाम बताओ कोई एक दो बैंकिंग कंपनी का। सर एचडीएफसी बोल दिया, कल मैंने एग्जांपल लिया था। एचडीएफसी बैंक वो बच्चा है, एचडीएफसी लिमिटेड पापा थे, लेकिन हुआ क्या कि
पापा को बेटे ने गोद ले लिया, मर्जर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो ये बैंकिंग कंपनी है। अच्छा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एनबीएफसी है। इवान हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पास रखा है सोना तो काहे रोना, अक्षय कुमार भाई साहब ऐड करते हैं उसका। ये सब एनबीएफसी कंपनीज है। ये बोल रहे हैं कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले काम पे नहीं जाएंगे, ये रेस्ट्रिक्शन है। 1% कंपनी ये काम नहीं कर सकती है। और आगे चलते हैं। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। और इसका एनुअल टर्नओवर जो है वो लास्ट 3 ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो ये चार कंडीशन रूल 3 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर हैं। और इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन। जब तक आपको ये चारों मालूम नहीं है, आप उस क्वेश्चन का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी पे चलते हैं। हाँ जी, थ्योरी बहुत अच्छी है। कल भी एक आवाज आनी शुरू हो गई थी, थ्योरी कितनी अच्छी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, तुम लोगों को पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट में अपना। आइए, शेयर कैपिटल। अच्छा, अब मुझे बताइए आप लोग कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, ये कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कहाँ? मेमोरेंडम में भी कौन सा क्लॉज होता है? ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज, किसमें? हाँ, नेम क्लॉज में होता है कैपिटल। मैं पूछ रहा हूँ कि कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, वो कहाँ मेंशन होता है? कैपिटल क्लॉज में होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज से जन्म होता है शेयर कैपिटल का। मतलब, पीछे वाले प्लीज ध्यान से सुन लेंगे। तुम उठ के इधर आ जाओ। हाँ, ये वाला कुछ, जल्दी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चले। देखिए भाई, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन अपनी कैपिटल वो जनरेट नहीं कर सकती है, ये बड़ी लिमिटेशन है कंपनी की। तो वो क्या करेगी, वो बोरोड कैपिटल पे चलेगी। अब बोरोड कैपिटल वो जो लोन की फॉर्म में है, और बोरोड कैपिटल वो जिससे ओनरशिप राइट मिले। कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो उससे क्या मिलता है उसको? होती तो वो कैपिटल है, लेकिन उससे हम इक्विटी बोलते हैं। जरा समझने की कोशिश करना प्लीज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज ध्यान दीजिए। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? तो उसे क्या करना पड़ेगा? इसे पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग लोगों से। जिन लोगों से ये पैसा कलेक्ट करती है उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर। कलेक्ट करती है पैसा, उधार नहीं लेने की बात कर रहे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। और जो पैसा ये कलेक्ट करती है उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। और इसकी एक लिमिट फिक्स होती है किसके अंदर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज की। भाई, कंपनी इज ऑथराइज टू रेज कैपिटल वर्थ 5,000 करोड़, बस उतना हो गया। कैपिटल क्लॉज में आप चेंजेस कर सकते हैं, बट वो चेंजेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप अपने कैपिटल क्लॉज के अंदर जो कैपिटल मेंशन है उसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग पैसा देते हैं कंपनी को उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। और जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी। और ये कंट्रीब्यूशन एक कॉमन अकाउंट के अंदर डाला जाता है, उसे बोला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब, अब कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बंदे का अलग अलग अकाउंट बनाए, सबको मिला के एक अकाउंट बनते हैं। उस अकाउंट को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। आप जब इश्यू शेयर्स पढ़ेंगे
आपसे बोला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए, आपसे बोला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के दिखाइए, प्रीमियम अकाउंट बना के दिखाइए, अलॉटमेंट अकाउंट बना के दिखाइए। बहुत आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आगे बढ़े, चलिए डिस्कस करते हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल की, वन बाय वन। करना पड़ेगा भाई, जरूरत है हमारी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ गया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आइए पढ़ते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, बोलो भाई क्या चीज है ये? वो कैपिटल विद विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज मनी फ्रॉम ओपन मार्केट, जनता से पैसा ले सकें। तुम क्या बोल रहे थे बताइए, बोल दे, च्युइंगम ना निकल आए बाहर तुम्हारी। ठीक है, देखिए, इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहले जिक्र किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट मेंशन है वही कहलाती है क्या? ऑथराइज कैपिटल। ठीक है जी, सुनो इससे सिनोनिम्स भी हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसे बोला जाता है, नॉमिनल या रजिस्टर्ड के सिनोनिम्स है उसका। ठीक है जी, ऑथराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। लेकिन बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर होता है, बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, कंपनी ने 5,000 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर दी और अप्रूवल भी हो गया, जस्टिफाई करना पड़ता है, अप्रूवल हो गया। ठीक है जी, अब इट इज अ चॉइस ऑफ कंपनी की पूरा का पूरा 5,000 करोड़ रुपीज एक ही बार में मंगवा ले, या जब जरूरत हो तब मंगवा ले। तो इसी पॉइंट की वजह से फिर हम ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे दूसरा हमारे पास कैटेगरी आती है क्या? इशूड कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी एक टाइम पर जनता को ऑफर करती है फॉर सब्सक्रिप्शन। मान लिया जाए 5,000 करोड़ के शेयर, आप 5,000 करोड़ की कैपिटल आप मांग सकते हैं, तो आपने क्या किया इस बार? 1,000 करोड़ को पब्लिक में फ्लोट कर दिया, वो इशूड कैपिटल कहलाएगी। क्या है ये? इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which actually issue to the public for subscribing, including share allotted to vendors, signatories to companies memorandum। ये जरा समझें, कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है कैश के लिए। आपने किसी कंपनी का, आपने किसी दूसरी कंपनी की बिल्डिंग खरीद ली, आपने बोला भाई बिल्डिंग खरीद ली है, 20% हम तुम्हें कैश देंगे, बाकी के हम तुम्हें अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग देंगे। सामने वाला मान गया, तो वो जो शेयर आपने वेंडर को इशू किए थे, याद है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी इशूड की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, डायरेक्टर होते हैं, सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम होते हैं। ये कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, जिन्हें क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने पड़ते हैं। मगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है और मेमोरेंडम में सिग्नेचरीज बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर। ये भी इशूड शेयर की कैटेगरी में जाते हैं। वेंडर को जो शेयर इशू करे, डायरेक्टर को क्वालिफिकेशन शेयर इशू करे, ये सारे के सारे इशूड की कैटेगरी में जाते हैं। बोलिए क्या? शेयर होल्डर मैक्सिमम की कोई लिमिट थोड़ी है, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में लिमिट है 200 की शेयर होल्डर की, पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं है। बता बेटा क्या हुआ, क्या खुशी मिल गई तुम्हें जीवन में, बताओ मुझे। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अब तो माहौल भी ठंडा हो गया आसपास। सब रिकॉर्डिंग में जाता है यार, जो देखता है वो सोचता है कि आप फालतू की बातें करते हैं क्लास में। अच्छा, इशूड भी 1,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ को क्या बोलेंगे? अनइशूड। ठीक है, तो अनइशूड कैपिटल कौन सा पार्ट है? वो कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए बाद में ऑफर करेगी। ठीक है, मैंने कल भी बोला था दूसरे बैच के साथ कि स्कूल में इतना डिटेल में जाना तुम्हारे टीचर के लिए पॉसिबल नहीं, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ पॉसिबल नहीं है, और ये चीजें वो फिर एग्जाम में पूछेंगे। तो ऐसे में कंपैरिजन नहीं करना कि हमारे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेशन है, स्कूल में टाइम कम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई किसकी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। जरा समझिए, आपकी कंपनी ने 5,000 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल थी, उसमें से उन्होंने क्या कर दिया इस बार? 1,000 करोड़ रुपीज तो जनता में ऑफर कर दिए। 4,000 करोड़ क्या है? ये इशूड हो गया, ये इशूड। ये वाला पार्ट क्या हो गया? अनइशूड हो गया।
ठीक है। अब हमने देखा ऑथराइज्ड, इशूड, उसके बाद बारी आती है आपने 1000 करोड़ के शेयर मार्केट में इशू कर दिए। देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कि आपको एग्जैक्टली 1000 करोड़ की क्या मिल गई, एप्लीकेशन मिल गई। इसे कहते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। बेटा देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में यही काम आना है। क्या बोले इसको हम लोग? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। आपने 1000 करोड़ के शेयर इशू करे मार्केट में, यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 2000 करोड़। तो कितने की? 2000 करोड़ की एप्लीकेशन आपके पास आ गई। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन से टर्म आती है प्रोरेटा अलॉटमेंट। पढ़ा होगा प्रोरेटा अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन। और फिर आउट ऑफ 1000 यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 900 करोड़ की, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है इसको। तब एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन कंपनीज एक्ट नहीं, सेबी बोलता है। सेबी क्या होता है भाई? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट कहता है कि इशूड शेयर्स जो हैं उनमें आपको मिनिमम उतना पैसा मिल जाना चाहिए विच इज सफिशिएंट टू रन द या एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। वो मिनिमम कितना क्लैरिफाई नहीं है, सफिशिएंट बोलते हैं। सेबी कहता है कोई सफिशिएंट नहीं है, 90% होना चाहिए। आपने 1000 करोड़ के शेयर इशू करे, कम से कम 900 करोड़ के शेयर जो है पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, तब आपका इशू सक्सेसफुल है। अगर 899,99,999 रुपए के शेयर, लाख रुपए के शेयर हुए, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी काम के लिए आप किसको हायर करते हैं? अंडरराइटर को। कौन आते हैं यहाँ पर सीन में? अंडरराइटर। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, दे अंडरटेक अ गारंटी कि भाई हम करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा। उसके लिए क्या लेते हैं? वो अंडरराइटिंग कमीशन लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना, शेयर इशू टू अंडरराइटर टू प्रमोटर। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन्होंने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा हो उनको। ये लोग बचपन में इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके थे, लेकिन भूल गए सारा कुछ, है ना? तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन की बात भी करेंगे। ठीक है। तो इश्यूड शेयर जो है, उसके बाद हमने बोला सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि कितना सब्सक्राइब होना चाहिए? मिनिमम कितना? 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब होना चाहिए, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। चलिए जरा देखिए बुक क्या कहती है। पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है वो बराबर या कम हो सकती है किससे? इशूड से। ज्यादा भी हो सकती है, ऑफर में ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये देखिए, समझना मेरी बात को, टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर। 1000 करोड़ की इशूड शेयर कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल या तो 1000 करोड़ होगी या उससे कम होगी। ठीक है जी। उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या रीजन है उसका? उससे ज्यादा अगर हो गई और आपने ले ली, उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे उसको? कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस वो दुख है जो आपको 12% इंटरेस्ट के साथ झेलना पड़ेगा। अगर आपने कॉल्स इन एडवांस ले ली जनता से, तो आपको एज पर कंपनीज एक्ट उनको, जब तक वो ड्यू नहीं होते तब तक 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 12% इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, या तो उसे आगे एडजस्ट कर देते हैं या उसे वापस कर देते हैं। इस कंडीशन में इश्यूड और सब्सक्राइब्ड बराबर होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। रिफंड करना पड़ेगा वरना आप दीजिए इंटरेस्ट। तो कंपनी एक्ट कहता है कि अगर कॉल्स इन एडवांस आ गई और आपने रख ली, तो आप 12% इंटरेस्ट देंगे। और अगर अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जनता पैसा ना दे, उसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट 10% लेंगे। तो अगर एडवांस है तो उस पर 12% इंटरेस्ट, 12%। और अगर क्या है, अरियर है, तो उस पर 10%। अभी थोड़ी देर में जिक्र होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है कभी भी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसका मैंने रीजन बता दिया आपको। क्योंकि अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो उसे उसे कॉल्स इन एडवांस बोल के दिखाएंगे, शेयर कैपिटल बोल के नहीं दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस बोल के दिखाएंगे उसको। और फिर वो आपको या तो वापस करना पड़ेगा या उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। जरा देखें यहाँ पर। अब मान लो मैं
1000 करोड़ था, पब्लिक ने 1000 करोड़ के लिए एप्लीकेशन दे दिया आपकी। आप क्या कर रहे हैं, इसमें से दो हिस्सों में डाल रहे हैं। एक को बोल रहे हैं आप लोग क्या, कॉल्ड अप, और एक को बोल रहे हैं क्या, आप अनकॉल्ड। आपने डिसाइड करा अभी मेरी जरूरत 800 करोड़ की है, तो पब्लिक ने तो सब्सक्राइब कर लिया, हम टुकड़ा टुकड़ा करके मंगा सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, 800 करोड़ रुपीज अभी जनता से मंगा लिया, और बाकी का 200 करोड़ रुपया जो है उसको अभी छोड़ दिया, उसको बाद में मंगाएंगे। ठीक है जी, बाद में मंगाएंगे। ध्यान रखना जरा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है यहाँ पर। कॉल्ड अप 800 करोड़ मंगाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 800 करोड़ मंगाएंगे और जनता सारा का सारा दे देगी? कुछ अनपेड भी रह जाता है। वो अनपेड क्या कहलाता है, कॉल्सन अरियर कहलाता है। 800 करोड़ रुपीज आपने मंगाया, पब्लिक ने क्या कर दिया, 750 करोड़ आपको दे दिया, और 50 करोड़ आपका क्या हुआ, नहीं मिला। तो जो 50 करोड़ नहीं मिला, उसे कहते हैं क्या, अनपेड कॉल्स। क्या कहते हैं, अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स का दूसरा नाम होता है कॉल्सन अरियर। इस पर आप शेयर होल्डर से 10% इंटरेस्ट दोगे, अगर वो टाइमली नहीं देंगे। और इंटरेस्ट भी नहीं दिया, बार बार नोटिस भेजना, तब भी नहीं दिया, अब आप इन शेयर को क्या करते हैं, फोर फीट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोर फीचर ऑफ शेयर है। तब यहाँ आती है टर्म फोर फीचर ऑफ शेयर। हमने अकाउंटिंग तो पढ़ ली, पर कहाँ किसका जन्म हो रहा है वो नहीं पता चलता। आई होप आपको आज क्लैरिटी आएगी। यहाँ फोर फीचर का जन्म होता है। यू कॉल्ड अप, सेंट रिमाइंडर्स, बट पब्लिक इज नॉट पेइंग यू अप। आप एक नोटिस भेज के उनके शेयर को क्या कर देते हैं, फोरफिट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, फोर फीचर का मतलब वो शेयर कैंसिल होगा, तो उसके बाद री इशू की प्रोसेस होती है। तो फोर फीचर और री इशू वही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। प्रोरेटा, फोर फीचर, री इशू, उस तरह के क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में। ठीक है जी। ये अनकॉल्ड है, इसकी दो कैटेगरीज बनती हैं। इसकी दो कैटेगरी बनती है यहाँ पर। एक को बोलते हैं हम लोग अनरिजर्व, अनरिजर्व कैपिटल, अनरिजर्व कैपिटल। और दूसरे को बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। मतलब ये वो पार्ट है जिसे आप कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी मंगवा लेंगे। मान लो मैंने बोला कि 200 करोड़ में से 150 करोड़ आप कब मंगाएंगे, लाइफ टाइम में मंगाएंगे, और 50 करोड़ आप छोड़ देते हैं, इसे आप मंगाएंगे कब, ओनली एंड ओनली व्हेन कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप। तो वो पार्ट अनकॉल्ड कैपिटल का, which is not being called up during the lifetime of company, which is going to be called up at the time of winding up of a company, उसे कहते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। एक शब्द होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चल के मैं बताऊंगा इसको। रिजर्व कैपिटल कहां से आई, ऑथराइज्ड, इशूड, के बाद क्या हो गया, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब किनारे छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब में भी कॉल्ड अप, कॉल्ड अप में भी अनकॉल्ड, अनकॉल्ड में भी क्या, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is not being called up during the lifetime of a company, और ये कब मंगाई जाएगी, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। चलिए जरा हमारी बुक क्या कहती है देखिए उसको। देखिए कॉल्ड अप कैपिटल पे पहुंचे हम लोग। तो देखिए, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन शेयर्स व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड शेयर होल्डर टू पे, उसे कहते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है जी। और 10 रुपए का एक शेयर था मान लो, कंपनी ने क्या कर दिया, 7 रुपए मंगा लिया, वो कॉल्ड अप हो गया। 3 रुपए नहीं मंगाया, वो क्या हो गया, अनकॉल्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉल्ड अप पैसा अगर आ जाए, आपको मिल जाए, उसे पेड अप बोलते हैं। जो ना मिले उसे क्या बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं। और अनपेड का दूसरा नाम क्या होता है, कॉल्सन अरियर होता है। आपने जो मंगाया, आपने कॉल्ड अप किया, उसमें जो मिल गया उसे पेड अप बोला, जो नहीं मिला उसे अनपेड बोला। अनपेड को क्या नाम देते हैं, कॉल्सन अरियर। रिमाइंडर पे रिमाइंडर, नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं, उसे फोरफिट कर देते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के पास 1000 शेयर थे, 7 रुपीज पर शेयर दे दिया, 3 रुपीज पर शेयर नहीं मिला, उससे 3000 नहीं मिला। आपने बार बार रिमाइंडर भेजे, फिर भी नहीं मिला। यू कैन फोरफिट व्हाट, 3000 या 7000। अबे जो मिल गया उसे फोरफिट करते हैं, जो नहीं मिलेगा उसे थोड़ी फोरफिट करते हैं। क्या होता है फोर फीचर, वट एवर इज विद अस उसको फोरफिट करते हैं भाई, अनपेड को थोड़ी फोरफिट करोगे। तो फोर फीचर में हम फोरफिट किसको करते हैं, वो पैसा जो ड्यू था और रिसीव हो गया। जो पैसा ड्यू और रिसीव नहीं हुआ, उसे कॉस्ट इन एरर बोल के कैंसिल करते हैं। ठीक है, अभी जो समझा रहा हूं ना,
खेल कराते समय आज का रेफरेंस दूंगा, और तुम लोग मजाक मजाक खेल रहे हैं ना, और पिंकी पोंकी खेल रहे हैं, वो फिर देखना। तुम खेल रहे हो दोनों, और क्या कर रहे हो? यू आर एब्सोल्युटली इन्वॉल्व विद योर बॉडी सोल एंड माइंड। ठीक है जी। अनकॉल्ड कैपिटल वो पार्ट कैपिटल का है जो अभी कॉल नहीं किया गया। इसके दो हिस्से बनते हैं, और उन दोनों हिस्सों में से नीचे चलिए जरा आगे और देखिए डिस्कशन में क्या चल रहा है। रिजर्व कैपिटल आ गया आपके पास। ये क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सच अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसे हम रिजर्व कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। तो कैन एनीबॉडी टेल मी रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है? बस, हो गया। और बोलिए कोई। गलत बोला। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल called up only in the event of winding up, or capital reserve is what? Reserve created out of capital profits and which is to be utilized when? अच्छा, यूटिलाइजेशन इसका कब होगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। और कैपिटल रिजर्व का कैपिटलाइजेशन कब होता है? इन केस ऑफ कैपिटल लॉसेस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज ए कैपिटल प्रॉफिट, उससे कैपिटल रिजर्व बना। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व यूज करते हैं। अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन में लेके चलूंगा रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, और बहुत नन्ना मुन्ना सा पोर्शन थ्योरी का और बचेगा, उसको डिस्कस करेंगे। तब जाके हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ठीक है। तो मैंने कोशिश करी, लेकिन आपने मेरी कोशिशों पर पानी फेरा आज अच्छे से। और आपने देखा था कल दूसरे बैच वाले कितना डेडिकेशन के साथ क्लास अटेंड कर रहे थे। आई सी द डेडिकेशन ऑफ योर बैच, स्पेसिफिकली दिस मिडिल रो। संगत बहुत बुरी चीज होती है, जिससे इंसान उभरता भी है और डूबता भी है। चलो, ज्यादा ज्ञान नहीं देता, आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर टॉलरेंस। चलिए, दैट्स ओके।